हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। सो आज की वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट सेकंड ऑफ दिसंबर 2023 का शिफ्ट 2 का पेपर। ऑलरेडी मैं 70 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 से आज हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट हैं, आप वहां पर भी जाकर टॉपिक्स को देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 71 से आज हमको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? एन ऑर्डर दैट मे नॉट बी पास्ड अगेंस्ट अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इनमें से कौन सा जो पनिशमेंट है वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को नहीं दिया जा सकता। अब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कौन होते हैं? वे बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं और उन्होंने किसी तरीके का ऑफेंस किया है, ठीक है। तो उन बच्चों को इनमें से कौन सी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है? एंड ऑप्शन है आपके पास डेथ सेंटेंस, कम्युनिटी सर्विस, प्रोबेशन या स्पेशल होम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। डेथ सेंटेंस उनको नहीं दिया जा सकता। और ये जो चीजें हैं वो कहाँ पर मेंशन है? जेजे एक्ट के अंदर मेंशन है। आप जेजे एक्ट देखोगे तो वहां पर चाहे बच्चे ने हीनियस ऑफेंस किया है, चाहे सीरियस ऑफेंस किया है, तो किसी भी केस में हम उस बच्चे को जो है डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज डेथ सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। अंडर द जेजे एक्ट of 2015, which one of the following police force is responsible for prevention and treatment of juvenile delinquency? जेजे एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है यहाँ पर। अगर आप DSSB वेलफेयर ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट क्रिमिनोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो जेजे एक्ट से बहुत भर भर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जेजे एक्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो जेजे एक्ट से ही ये सवाल है कि जो जुवेनाइल जो डेलिंक्वेंट हैं उनमें से किस तरीके की पुलिस फोर्स जो है उनको हैंडल करती है। क्या उनके लिए कोई अलग से पुलिस फोर्स है या नॉर्मल जो पुलिस होती है वही उनको हैंडल करती है? तो ऑप्शंस क्या है आपके पास? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, स्पेशल चिल्ड्रन पुलिस फोर्स या स्पेशल चिल्ड्रन पुलिस यूनिट। सो ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सेकंड करेक्ट ऑप्शन, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। और ये जो है ये भी हमें जेजे एक्ट के अंदर देखने को मिलता है, सेक्शन 107 के अंदर। सेक्शन 107 में क्या कहता है कि हर एक पुलिस स्टेशन में एटलीस्ट एक पुलिस ऑफिसर ऐसा होगा जिसको हम डेजिग्नेट करेंगे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट से, ठीक है, या फिर हम उसको स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का जो है टैग देंगे। और उसकी रैंक जो होगी वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट वो जिस पुलिस ऑफिसर को हम स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बना रहे हैं उसका जो रैंक होगा वो एएसआई कम से कम होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जेजे एक्ट 2015। तो जेजे एक्ट के अंदर ना काफी सारे प्रिंसिपल्स, काफी सारे सिद्धांत दे रखे हैं। तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जेजे एक्ट में मेंशन नहीं है? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड, ये नॉर्थ नहीं है, ये वर्थ है, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। क्योंकि जो जेजे एक्ट है उसके अंदर ना प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन दे रखा है, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं दे रखा है। टोटल 16 प्रिंसिपल्स हैं और ये जो 16 प्रिंसिपल्स हैं ये सारे हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? चैप्टर 2 ऑफ जेजे एक्ट में। जेजे एक्ट के चैप्टर 2 में अगर आप जाएंगे तो वहां पे 16 प्रिंसिपल्स की बात करी गई है। तो एक एक करके वो 16 के 16 प्रिंसिपल्स हम समझ लेते हैं। पहला तो यही है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, देन प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट, यहाँ तक तो सेम ही है। उसके बाद मैं फोर्थ से आपको बताती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन,
principle of family responsibility, then principle of safety, positive measures, principle of non stigmatizing semantics, then principle of non waiver of rights, then principle of equality and non discrimination, then a right to privacy and confidentiality, then principle of institutionalization, institutionalization, then principle of repatriation and restoration, then principle of fresh start, principle of diversion, and last one is principle of natural justice. सो ये आपके 16 प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको चैप्टर 2 जेजे एक्ट में मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 74. चिल्ड्रन हु आर हैबिचुअली एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, वे बच्चे जो स्कूल में रेगुलरली एब्सेंट हो रहे हैं, हैबिचुअली एब्सेंट हो रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, वेग्रेंट चिल्ड्रन, ट्रुआंट या अनकंट्रोलेबल चिल्ड्रन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट है. ट्रुआंसी क्या होता है, ट्रुआंट क्या होते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Who among the following is known as the father of victimology? विक्टिमोलॉजी पे एक मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं. यहाँ पर आपसे पूछा गया है फादर ऑफ विक्टिमोलॉजी किन्हें कहा गया है. सो बेंजामिन मेंडलसन जो है उन्हें फादर ऑफ विक्टिमोलॉजी कहा गया. ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 76. Dash occurs when a victim unintentionally makes it easier for an offender to commit a crime. कि जब भी कोई एक पर्सन जो एक विक्टिम है वो अनइंटेंशनली ऑफेंडर के लिए इजी कर देता है कि वो क्राइम कमिट करे, तो उसे हम क्या टर्म कहते हैं, उस चीज के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? ऑप्शन है आपके पास विक्टिम प्रेसिपिटेशन, विक्टिम फैसिलिटेशन, विक्टिम प्रोवोकेशन या विकेरियस विक्टिमाइजेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज विक्टिम फैसिलिटेशन. नाम से ही पता चल रहा है हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम चीजों को इजी कर रहे हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफेंडर को ताकि वो चीजों को और हमें विक्टिमाइज कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77. With reference to section 357A of the CRPC 1973, which one of the following statement is not correct? तो जो 357A है ना, ये कंपनसेशन से रिलेटेड है. एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक स्कीम बनाएगी फॉर कंपनसेटिंग टू द विक्टिम्स ऑफ क्राइम. तो ये तो सही है, ये क्योंकि कंपनसेशन से रिलेटेड है और ये चीज जो है 357A में मेंशन्ड है. Wherever a recommendation is made by the court for compensation, तो डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है कंपनसेशन कितना देना है विक्टिम को वो डिसाइड करते हैं. ये भी बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट ऑप्शन है ऑन रिसीट ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द कोर्ट द स्टेट और द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आफ्टर ड्यू इंक्वायरी अवार्ड एडिक्वेट कंपनसेशन बाय कंप्लीटिंग द इंक्वायरी विद इन 2 months. जैसे ही कोर्ट ने रिकमेंड किया कि विक्टिम को कंपनसेशन देना है तो स्टेट और लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है एक इंक्वायरी बिठाती है और इंक्वायरी जो है वो विद इन 2 months जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए और वो 2 महीने के बाद जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है तो एडिक्वेट कंपनसेशन जो है विक्टिम को दे दिया जाता है. ये बात भी बिल्कुल सही है जो कि 357A में मेंशन्ड है.
Next option is when the offender is not traced or identified, but only the victim is identified. The victim cannot make an application to the state or district legal service authority for award of compensation. जब victim को जब offender को trace नहीं किया जा सका या फिर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका कि ऑफेंडर है कौन, सिर्फ विक्टिम को ही हमने आइडेंटिफाई, विक्टिम जो है उस केस में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता कंपनसेशन के लिए स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है एंड हमसे क्वेश्चन में भी नॉट करेक्ट ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। स्टीफन शेफर प्रपोज्ड अ विक्टिम टाइपोलॉजी। स्टीफन शेफर ने एक विक्टिम टाइपोलॉजी बताई है। इनमें से जो विक्टिम टाइपोलॉजी वो 7 कैटेगरीज में उन्होंने विक्टिम को डिवाइड किया था। ठीक है, तो स्टीफन शेफर ने एक तो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की विक्टिम जो है कितना अपने विक्टिमाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके बेसिस पर स्टीफन शेफर ने जो है विक्टिम्स को क्लासिफाई किया था। तो अनरिलेटेड विक्टिम जो है ये वन ऑफ द टाइपोलॉजी था उसका। अनरिलेटेड विक्टिम्स क्या, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। देन नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन प्रोवोकेटिव विक्टिम्स जो है, प्रोवोकेटिव विक्टिम्स में क्या होता है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन प्रेसिपिटेटिव विक्टिम्स में होता है सम डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड जो कंप्लीटली इनोसेंट विक्टिम है ये जो है स्टीफन शेफर का टाइपोलॉजी नहीं है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा ये जो 3 हमने बता दें, इसके अलावा 4 और हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रेसिपिटेटिव के बाद है बायोलॉजिकली वीक विक्टिम्स, बायोलॉजिकली वीक विक्टिम्स जो कि नो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन है सोशली वीक विक्टिम्स, सोशली वीक विक्टिम्स, इनका भी नो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। देन है सेल्फ विक्टिमाइजिंग, सेल्फ विक्टिमाइजिंग का जो है वो है रहेगा टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल विक्टिम्स, पॉलिटिकल विक्टिम्स इनका भी रहने वाला है नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये 7 टाइपोलॉजी, 7 कैटेगरीज दे रखी हैं स्टीफन शेफर ने विक्टिम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिजन स्टैटिस्टिक्स 2021, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव अ सेंट्रल जेल। इनमें से जो कौन से स्टेट हैं जिनमें सेंट्रल जेल नहीं है, और ये हमें बताना है प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2021 के डेटा से। ये आपको डेटा कहाँ मिलेगा, एनसीआरबी में मिलने वाला है। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन जो है अरुणाचल प्रदेश है। आपको पब्लिकेशंस एनसीआरबी की आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको जाना है पब्लिकेशंस में, तो उसमें मेजर जो है 3 पब्लिकेशंस हैं, तो ये प्रिजन स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको मिल जाएगा ईयर वाइज जो है। और अगर आप पूरा पब्लिकेशन नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपके सहूलियत के लिए ना स्नैपशॉट्स भी वहां पर मेंशन है, तो आप स्नैपशॉट्स को पढ़ के भी आइडिया लगा सकते हैं कि इस पूरे जो मेन पॉइंट्स हैं पब्लिकेशन के वो क्या है, वो आपको स्नैपशॉट से पता चल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर एक भी सेंट्रल जेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। Which one among the following country has abolished the capital punishment? Abolished मतलब जिन्होंने completely हटा दिया है कैपिटल पनिशमेंट को, है ना। एंड ऑप्शंस क्या है, इंडिया, चाइना, रशिया, इंग्लैंड। देखो इंडिया तो नहीं है क्योंकि इंडिया में अभी भी कैपिटल पनिशमेंट मिलती है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। चाइना में भी है। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड ऐसी कंट्री है जिसने अबॉलिश कर दिया है कैपिटल पनिशमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। इंग्लैंड में भी कैपिटल पनिशमेंट होता है, so option number 3 is the correct answer. Next question, which state in India was first to establish an open air jail? इंडिया में पहला स्टेट ऐसा कौन सा था जहां पे ओपन एयर जेल हमें देखने को मिलती है? ऑप्शंस क्या है आपके पास, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश या कर्नाटका।
ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। ओपन एयर जेल पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, लॉन्ग वीडियो, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स और सारे स्टैटिस्टिक्स के साथ ओपन एयर जेल के बारे में बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है मैंने। और ओपन एयर जेल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो इधर करेक्ट जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। विच अमंग द फॉलोइंग पनिशमेंट इज अवॉर्डेड फ्रीक्वेंटली इन इंडिया? इनमें से कौन सा पनिशमेंट बहुत ज्यादा जो है इंडिया में अवॉर्ड किया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा ये वाली पनिशमेंट दी जाती है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? डेथ, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, इम्प्रिजनमेंट या फाइन। करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा फाइन, क्योंकि हर एक जो मतलब ज्यादातर जो ऑफेंसेस होते हैं वो पेटी ऑफेंसेस करते हैं, तो वहां पर जो है फाइन रहता है। इसके अलावा अगर कोई सीरियस ऑफेंस भी करता है तो उसमें क्या रहेगा, इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन भी रहेगा। तो ज्यादातर जो इंडिया में फ्रीक्वेंटली पनिशमेंट दी जाती है वो फाइन के रूप में दी जाती है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। A belief that law disproportionately reflects the interest of a powerful minority within society is, कि बेसिकली ये कह रहा है कि जो लॉ है वो माइनॉरिटी जो है सोसाइटी की उसके प्रोपोर्शनेट नहीं चल के डिसप्रोपोर्शनेटली चलता है। मतलब जो लोग वीक हैं सोसाइटी में उनके अकॉर्डिंग लॉ नहीं है। एंड ऑप्शंस क्या है, ये जो चीज है ये किस में रिफ्लेक्ट होती है? ऑप्शंस है आपके पास कॉन्सेंसस क्रिमिनोलॉजी, पैराडाइम शिफ्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्रिमिनोलॉजी या पॉजिटिज्म। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट क्रिमिनोलॉजी। समझते हैं कॉन्सेंसस क्रिमिनोलॉजी क्या होता है। देखो, कॉन्सेंसस क्रिमिनोलॉजी का एक थ्योरी है, जो क्रिमिनल जस्टिस की एक थ्योरी है, जो कहती है कि ज्यादातर जो सिटीजन्स हैं सोसाइटी में उनके सेम वैल्यूज और बिलीव्स होते हैं। और कोई भी ऐसा इंसान जो मेजॉरिटी जिस चीज को एग्री कर रही है, जिन भी वैल्यूज को मान रही है, जिन भी नॉर्म्स को फॉलो कर रही है, जिन बिहेवियर को कंसिडर कर रही है, अगर कोई पर्सन उसके अगेंस्ट जाता है तो उस पर्सन को डेविएंट माना जाएगा। तो ये कॉन्सेंसस क्रिमिनोलॉजी कहती है। नेक्स्ट इज पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है कि यहाँ पर पैराडाइम शिफ्ट का मतलब है कि कोई भी एक इंडिविजुअल या अगर हम किसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो हम जैसे उसको पहले से समझते आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसका जो समझने का तरीका है उसको अलग कर देते हैं। मतलब तो पहले जैसे जो ट्रेडिशनल वे है किसी चीज को समझने का, हम उसको चेंज करके हम कोई दूसरा अप्रोच लगाते हैं। यहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वे से हम कन्वेंशनल वे में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, क्राइम को पहले इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से समझते थे कि जो पर्सन है वो इंडिविजुअली ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन फिर उन्होंने क्या करा, पैराडाइम शिफ्ट किया और देखा कि काफी सारे सोशल फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कई सारे विक्टिम नीड्स होती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से पर्सन जो है क्राइम कमिट करता है। तो यहाँ पर क्या करा हमने, पैराडाइम शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट क्रिमिनोलॉजी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि ये सेट ऑफ थ्योरीज हैं जो कहते हैं कि क्राइम जो है सोसाइटी में इनइक्वालिटी की वजह से होता है। जहाँ पर जो रूलिंग क्लास होती है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का यूज करती है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो माइनॉरिटी में है वो हमेशा दबते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग लॉ नहीं है। एंड लास्ट वन इज पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्या है, एक फिलोसफिकल सिस्टम है जो कहता है कि आप कोई भी चीज को समझ रहे हो, अगर आप किसी भी चीज को बता रहे हो तो उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए, एक साइंटिफिकली वेरीफाइड रीजन होना चाहिए। या तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिमिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। Prisons and other forms of institutional forms of treating offender come under which of the following criminal justice system? यहाँ पर हम prison की बात करते हैं या फिर इसी तरीके के ही other institutional forms की बात करते हैं for treating offender, offenders को treat करने के लिए। तो criminal justice system के किस wing में ये prison या other institutional forms आते हैं? ऑप्शंस क्या है आपके पास, इन्वेस्टिगेशन विंग, लेजिस्लेटिव विंग, जुडिशियल विंग या करेक्शनल विंग। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। करेक्शनल विंग में प्रिजन एंड अदर इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स ऑफ ट्रीटिंग ऑफेंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85। गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट क्रिमिनल्स कैन बी चेंज्ड इनटू प्रोडक्टिव लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। कि अगर हम क्रिमिनल्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं
मतलब रिहैबिलिटेशन करते हैं उनका, तो वो भी एक प्रोडक्टिव लॉ अबाइडिंग सिटीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा कौन सा मॉडल कहता है? ऑप्शंस आपके पास हैं रिस्टोरेटिव जस्टिस मॉडल, ड्यू प्रोसेस मॉडल, रिहैबिलिटेटिव मॉडल या क्राइम कंट्रोल मॉडल। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रिहैबिलिटेटिव मॉडल। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजी एट्रीब्यूट्स क्रिमिनलिटी टू फंक्शनल डेविएशंस एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑफेंडर। तो क्रिमिनोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जो कि क्रिमिनलिटी और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिलेट करती है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? क्रिमिनल साइकोलॉजी, क्रिमिनल सोशियोलॉजी, क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी एंड क्रिमिनल साइकोन्यूरोपैथोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्रिमिनल साइकोन्यूरोपैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, ट्रांजिशनल नेबरहुड्स एंड कंसेंट्रिक जोन्स इनमें से किस क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरी में एक्सप्लेन किए गए हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास सोशल स्ट्रेन थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो ये जो ट्रांजिशनल नेबरहुड है और कंसेंट्रिक जोन्स है, ये हमने किस में पढ़ा था? शिकागो स्कूल में पढ़ा था। और शिकागो स्कूल कहाँ आता है? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। शिकागो स्कूल के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एन ऑफेंडर कमिट्स अ रॉन्गफुल एक्ट नॉट बिकॉज ऑफ हिज फ्री विल बट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल सुपर पावर। इनमें से कौन सा स्कूल क्रिमिनोलॉजी का कहता है कि एक ऑफेंडर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करता है, अपनी मर्जी से नहीं करता है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल सुपर पावर होती है जिसके इन्फ्लुएंस में आके जो ऑफेंडर है वो क्राइम कमिट करता है। एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? न्यू क्लासिकल स्कूल, क्लासिकल स्कूल, प्री क्लासिकल स्कूल, पॉजिटिव स्कूल। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्री क्लासिकल स्कूल, जहां पर हम डेमन्स की बात करते हैं, स्पिरिट्स की बात करते हैं और एनिमिज्म की बात करते हैं, तो वो सारा प्री क्लासिकल स्कूल के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिमिनोलॉजिस्ट इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ द पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी? इनमें से कौन से पॉजिटिव स्कूल के प्रोपोनेंट नहीं है? तो जब हम बात करते हैं पॉजिटिव स्कूल की, तो मेनली ये 3 है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सीजर बेकेरिया, क्योंकि सीजर बेकेरिया जो है वो क्लासिकल स्कूल में आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है question number 90, and this is the last question of this video. The major premise of which one of the following criminological theory is people who adopt the goals of society but lack the means to attain them seek alternative such as crime. तो इस थ्योरी, ये क्रिमिनोलॉजी की थ्योरी है जो कहती है कि जो लोग सोसाइटी के गोल्स को अटेन नहीं कर पाते लॉजिकल मीन से, लीगल मीन से, तो वो कोई ऑल्टरनेटिव देखते हैं, क्योंकि उन्हें सोसाइटी के गोल्स अचीव कर रही हैं, तो वो ऑल्टरनेटिव मीन्स क्या यूज करते हैं? ज्यादातर वो क्राइम करते हैं। तो ऑप्शंस क्या है आपके पास? डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी या एनोमी थ्योरी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, एनोमी थ्योरी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको और भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी मैं वहां पर प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।